Hello, good morning students. During last lecture we have discussed the topic C3 cycle. Important topic C3 cycle में किस प्रकार से CO2 का रिडक्शन होता है, कह लो कि जो CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है उसका हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि भाई CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन या CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन अपचयन अलग अलग पाथवे के द्वारा हो सकता है। C3, C4 और कैम पाथवे, जिसमें हमने बताया था कि भाई डिपेंड करेगा कि प्लांट किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसमें CO2 का रिडक्शन होगा। तो हमने C3 डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट C4 साइकिल। C4 चक्र, C4 साइकिल। फर्दर ऑन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स है या C3 साइकिल से ये कुछ अलग है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा C3 साइकिल जो है C3 प्लांट में कंडक्ट होता है, तो C4 साइकिल भी C4 प्लांट में होगा। C4 प्लांट का मीनिंग जैसे बात करूं मैं, जैसे शुगर केन की बात कर लें, मेज की बात कर लें, इन प्लांट्स में C4 साइकिल होता है। कुछ अगर अपन बात करें डाइकोट की, जैसे एमेरैंथस में ग्लूकोज में CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज में इन प्लांट में कौन से पाथवे से होता है? C4 साइकिल से होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं कि C4 एक प्रकार का CO2 एब्जॉर्प्शन का विकल्प है, अल्टरनेट है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो C3 साइकिल के द्वारा ही होती है, इस बात को जरा समझे, कंफ्यूज ना हो। C3 साइकिल से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। C4 साइकिल जो है प्लांट में वो CO2 एब्जॉर्प्शन का एक विकल्प है, क्योंकि C4 साइकिल जो है वहाँ सब ट्रॉपिकल एरिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या उपोष्ण सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। यानी कि जहाँ पर ये कह दो CO2 की कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो, अधिक हो, वहां पर C4 साइकिल कंडक्ट होता है या C4 साइकिल के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, सेम बात कि C4 साइकिल को हेट एंड स्लैग साइकिल, हेट एंड स्लैग साइकिल, स्लैग चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि C4 साइकिल का कंप्लीट जो स्टडी है वो हेट एंड स्लैग ने किया था। इन्होंने बताया था कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें C3 की जगह पर C3 या C3 कार्बन के कंपाउंड की जगह पर एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर है? इसलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं? C4 साइकिल। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट? C4 साइकिल और C3 साइकिल के एनाटॉमी में डिफरेंस होता है। एनाटॉमी दोनों की अलग अलग है। C3 साइकिल एक ही सेल में होता है, जबकि C4 साइकिल या जिन प्लांट में C4 साइकिल होता है उनकी लीफ में 2 प्रकार की सेल होती है स्टूडेंट। नंबर 1 मीसोफिल सेल, पर्णमध्योतक कोशिका, और दूसरी बंडल सीड सेल, कुलाच्छद कोशिका। इसको हम BACP कह सकते हैं, कुलाच्छद कोशिका। क्लियर? तो C4 प्लांट में लीफ में 2 प्रकार की सेल है, यानी कि इनकी एनाटॉमी अलग है। यहाँ पर C4 जो साइकिल की बात करें, इनकी लीफ में जो है पर्णमध्योतक अलग अलग, यानी कि पैलिसेड और स्पंजी में विभेदित नहीं रहता है, जबकि C3 में ऐसा होता है।
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर लीफ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें आप लोग, तो यहाँ पर इनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये इनके बीच ज्यादा गैप नहीं होता। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, इस प्रकार से बना रहा हूं, इन वेस्कुलर बंडल के बाहर की ओर ये जो बंडल सी कोशिका है, ये जो कुलाचल कोशिका है, ये फूलों की माला या मोतियों की माला, जिसको अपन क्या कहते हैं, वृत्त के समान रहती है। वृत्त जिसको बोलते हैं, फूलों की माला या मोतियों की माला के समान रहते हैं। तो इस प्रकार की एनाटॉमी को क्या कहते हैं, क्रेन्ज एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेन्ज एनाटॉमी कहते हैं, क्रेन्ज शारीरिकी कहते हैं। एक बार पुनः देखिएगा, हम कह रहे हैं कि C4 प्लांट जो होते हैं, इनकी लीफ में दो प्रकार की कोशिकाएं, इनकी पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। नंबर एक मेसोफिल यानी कि पर्णमध्यस्थ कोशिका, दूसरी बंडल शीथ सेल कुलाचल कोशिका है। ये जो डियर स्टूडेंट बंडल शीथ सेल होती है, कुलाचल कोशिकाएं होती है, ये इनकी पत्तियों में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, इन वेस्कुलर बंडल के बाहर इस प्रकार से फूलों की माला और मोतियों की माला के समान स्थित होती है। क्लियर है, वृत्त के समान होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्रेन्ज का मीनिंग होता है फूलों की माला या मोतियों की माला, इसलिए C4 प्लांट की जो इस प्रकार की एनाटॉमी है, शारीरिकी, इसको क्या कहते हैं, क्रेन्ज एनाटॉमी। क्या कहते हैं, क्रेन्ज शारीरिकी कहते हैं। इसका मतलब आप कहेंगे कि C4 प्लांट में जो है कौन सी एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेन्ज एनाटॉमी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि क्रेन्ज एनाटॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, क्रेन्ज एनाटॉमी किसका अभिलक्षणीय गुण है, तो आप सीधा ऑप्शन क्लिक करेंगे C4 प्लांट का। इसका C4 प्लांट का मीनिंग क्या होगा मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, पहला जो है C4 से C3 से ये डिफरेंस अलग है, क्रेन्ज एनाटॉमी C3 में नहीं है। दूसरा देखिएगा डियर स्टूडेंट, C4 जो प्लांट्स होते हैं, इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, द्विरूपी हरित लवक होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या मीनिंग है द्विरूपी? देखिएगा यहाँ पर दो प्रकार की सेल, नंबर एक मेसोफिल सेल पर्णमध्यस्थ कोशिका, और दूसरी हम कह रहे हैं BSC बंडल शीथ कोशिका। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। क्लियर, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में जो थाइरोइड होती है वो ग्रेना के फॉर्म में नहीं होती, या ये कह दो कि सुविकसित ग्रेना नहीं होता है। क्लियर, पर्णमध्यस्थ कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में सुविकसित ग्रेना होता है, वेल डेवलप्ड ग्रेना होता है। बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना सुविकसित नहीं होता है। आगे बात समझ में? क्लियर, तो ये कहने का मतलब C4 प्लांट की जो लीफ है उसमें दो अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे द्विरूपी हरित लवक कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई है? तो ये दो जो है मेन क्या बात करें, फीचर बात करें अपन C4 प्लांट की, और कई सारे हैं लेकिन दो अपन एनाटॉमी की बेस पे बात कर रहे हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं C4 साइकिल की मैकेनिज्म के बारे में। क्या मैकेनिज्म, ये हमने केवल इसके अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। क्लियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें अपन, तो C4 साइकिल दो सेल में कंप्लीट होता है। देखिएगा किस प्रकार से, पहले C4 साइकिल कहाँ स्टार्ट होगा, पर्णमध्यस्थ कोशिका में आरंभ होगा, और देन उसके बाद बंडल शीथ सेल में कंडक्ट होगा। ठीक है, ये पर्णमध्यस्थ कोशिका, ये BSC कुलाचल कोशिका। जी स्टूडेंट, देखिए C4 साइकिल का जो मेन एंजाइम होता है उसका
इसका नाम है पेप्टेज, मतलब फॉस्फो इनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फो इनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक और डिफरेंस आ जाता है कि C3 साइकिल का जो एंजाइम था रुबिस्को, वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एंजाइम की तरह कार्य कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन C4 साइकिल का एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्टेज भी कह सकते हैं इसको, इस एंजाइम की खासियत है कि ये हमेशा CO2 के साथ ही रिएक्ट करेगा, या ये कह लो कि CO2 को ये एब्जॉर्ब करेगा, O2 की सांद्रता का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ये एंजाइम कम CO2 सांद्रता पर भी कार्य करेगा, अर्थात उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा वातावरण से। ठीक है, इसलिए बोला कि C4 प्लांट जो है वहां सर्वाइव करता है जहां CO2 की सांद्रता कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि ये इसका मुख्य एंजाइम है जो CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आगे देखिए, अब क्या है, जैसे एनवायरनमेंट में बात करें अपन लोग, ये CO2 के एब्जॉर्ब करेगा, CO2 यहाँ पर HCO3 माइनस आयन के रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपको पता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज फास्टेस्ट एंजाइम है जो CO2 को HCO3 में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है, कौन सा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब इस CO2 को एक 3 कार्बन का कंपाउंड है स्टूडेंट जिसका नाम है पेप, 3 कार्बन का कंपाउंड है पेप। ठीक है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का यौगिक है पेप, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, किस एंजाइम के, पेप्टेज के प्रेजेंस में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज प्रेजेंस में। ठीक है, तो 3 कार्बन और CO2 का एक कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्लियर, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या बोला मैंने, फॉस्फो इनोल पायरुवेट। क्लियर, अब ये देखिएगा 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये कंपाउंड आगे कन्वर्ट हो जाता है मैलेट या फिर एस्पार्टेट में, या फिर एस्पार्टेट। क्लियर, मैलेट या फिर एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस समय यहां पर NADH NAD में कन्वर्ट होगा। क्लियर, यानी कि ये क्या होगा, ऑक्सिलो एसिटिक मैलेट में कन्वर्ट होगा, उस समय NADH मैलेट या हाइड्रोजन एंजाइम काम करेगा। क्लियर, अब ये मैलेट बड़ मध्यस्थ कोशिका से, ठीक है, ये मैलेट क्यों बन रहा है, क्योंकि मैलेट जो है यहाँ पर स्थायी यौगिक है। ठीक है, और ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, ये आगे होगा कुलाचल कोशिका में, ये लोग मैलेट। डियर स्टूडेंट, अब ये जो 4 कार्बन का यौगिक है, कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड कन्वर्ट होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन द्वारा पायरुवेट में। देख रहे हैं आप लोग, इसमें कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट। हिंदी वाले आप इस बात से ना कर रहे हैं, पायरुवेट को पायरुवेट ही कहेंगे हिंदी में, मैलेट को मैलेट ही कहेंगे, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ये भी कहेंगे, एंजाइम का नाम यही होगा। क्लियर, पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अब देखिएगा जरा ध्यान से इस बात को गौर से यहाँ पर समझिएगा कि मैलेट 4 कार्बन का है, पायरुवेट 3 कार्बन का, तो 1 कार्बन का हो, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर 1 कार्बन जो है CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। किस रूप में बाहर निकल जाता है, CO2 के रूप में। और अब ये CO2 कहाँ जाएगी, तो ये CO2 रुबिस्को के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, यानी कि C3 साइकिल में जाएगी और किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का। अब मेरी बात को पुनः सुनिए, अब मेरी बात को गौर से सुनिए। तो मैंने पहले पॉइंट समझाया था आप लोगों को कि ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का फॉर्मेशन C3 साइकिल के द्वारा ही होगा। C4 साइकिल तो CO2 अवशोषण का विकल्प है कि जिन पादपों में डायरेक्ट C3 कंडक्ट नहीं होता है या डायरेक्ट CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उनमें CO2 की सांद्रता कौन बना के रखता है, C4 साइकिल। तो C3 के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होगा।
यहाँ पर CO2 की सांद्रता लगातार बनी रहती है और कहते हैं कि C3 की तुलना में 10 गुना यहाँ पर CO2 की सांद्रता ज्यादा होती है। आगे बात समझे, तो ये कार्बन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है, और NADP से क्या बन जाएगा, वापस NADPH2 बन जाएगा। क्लियर? अब ये पायरेट यहाँ से देखिएगा पुनः आप लोग, ये पायरेट एंटर करेगा वापस कहाँ, पर्णमध्य कोशिका, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यानी कि वापस फॉस्फोइनोल पायरेट का क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, रीजनरेशन होगा। इस समय देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 2 ATP कन्वर्ट होती है 2 AMP में। आज तक आप लोगों ने जनरली ये देखते हैं कि ATP किसमें कन्वर्ट होती है, ADP में, लेकिन यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो रही है, AMP में। यहाँ जो एंजाइम होता है डियर स्टूडेंट, उसका नाम भी होता है डाइकाइनेज। क्या होता है, देखिएगा जरा, जहाँ पर भी ATP जो है क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ पर एंजाइम कौन सा, काइनेज का हमारा, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा है डाइकाइनेज, क्योंकि इस पाथवे में 2 ATP क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, 2 ATP का खर्चा होता है। डियर स्टूडेंट, ये खर्चा C3 की तुलना में एक अतिरिक्त खर्चा है, इस बात का जरा ध्यान रखें। C4 इसका मतलब C4 प्लांट में एक CO2 को स्थिर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है C3 की तुलना में। क्लियर? देखो मैंने आपको बताया था, अगर मैं C3 की बात करूं साथ में वापस एक बार, तो C3 में देखा हम लोगों ने कि लगभग 18 ATP और 12 NADPH2 का आवश्यकता होती है 6 CO2 को कन्वर्ट करने के लिए। तो एक CO2 के लिए हमने पहले डिस्कस कर लिया 3 ATP और 2 NADPH2। लेकिन ये स्टूडेंट, अगर मैं C4 की बात करूं तो गौर से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को, C4 में 6 CO2 को स्थिर करने के लिए 30 ATP की आवश्यकता होती है और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी, 30 ATP। तो ये 30 ATP, इसका मतलब एक और बात सुनिएगा, एक CO2 के लिए कितनी ATP चाहिए, 5 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए। ठीक है, अब कैसे, देखिए डियर स्टूडेंट, ये C3 यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, C3 कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए होता है, प्लस 6 CO2 के, एक CO2 के वापस जो है इस प्रकार से रीजनरेट कर रहे हैं अपन, तो कितने चाहिए, 2 ATP, तो 6 CO2 के लिए 12 ATP यहाँ और अतिरिक्त चाहिए, 12 ये 18 C3 की टोटल कितनी होगी, 30 ATP। तो C4 में 6 CO2 के लिए 30 ATP चाहिए होती है और 12 NADPH2 जो ऊर्जा का अतिरिक्त खर्चा है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अगर बात करूं C3 और C4 के फोटोसिंथेसिस दक्षता के बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्षमता के बारे में, दक्षता के बारे में बात करूं, फोटोसिंथेटिक जो है एबिलिटी की बात करूं, तो C4 प्लांट C3 की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, या अधिक फोटोसिंथेटिक पावर होता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसके ऊपर, पहली बात तो ये की कि CO2 की सांद्रता लगातार अधिक बनी रहती है और O2 की सांद्रता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो C4 प्लांट जो है अधिक दक्ष है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, एज कंपेयर टू C3। क्लियर? तो ये हमने बात कर ली इसके बारे में, C4 और उससे रिलेटेड जो है बात। ठीक है, अब हम थर्ड पाथवे के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशल पाथवे के बारे में फिर से बात कर रहे हैं, वो है केम पाथवे। कौन सा, केम पाथवे। क्या है केम पाथवे, कौन से प्लांट के अंदर होता है, हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, केम पाथवे, अगर फुल फॉर्म देखें, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। क्रेसुलेसी एक कुल है, क्रेसुलेसी एक फैमिली है, इनके प्लांट में ग्लूकोज का निर्माण केम पाथवे द्वारा होता है।
इसके साथ और बात कर सकते हैं कैक्टस ओपनसिया की बात करें, ठीक है। इनमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा, इस पाथवे के द्वारा होता क्या है उसके बारे में बात करें। डियर स्टूडेंट, केम पाथवे उन प्लांट में होता है जिनमें स्टोमेटा, सुनना जरा, स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं और नाइट में ओपन रहते हैं। अभी तक जनरली हम लोगों ने ये देखा, उल्टा देखा कि डे टाइम में ओपन रहता है, नाइट में क्लोज रहता है। लेकिन क्रेसुलेसी, कैक्टेसी कुल के जो प्लांट है उनमें डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्या रहता है, ओपन रहता है। इस प्रकार के स्टोमेटा को स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं, तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं। क्लियर? कौन सी स्टोमेटा? स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, जो और प्लांट में नहीं है। अपन बात करें क्रेसुलेसी और कैक्टेसी कुल के पादपों में इस प्रकार के प्लांट, इस प्रकार के रंध्र जो है उपस्थित होते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट कि जो केम प्लांट है इनमें CO2 का अवशोषण या प्लांट के द्वारा CO2 एब्जॉर्प्शन नाइट टाइम में होगी। CO2 का फिक्सेशन नाइट टाइम में होगा एसिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एसिड के फॉर्म में। और डे टाइम में पुनः इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका मतलब C4 और केम पाथवे में पहला डिफरेंस आ गया किसका? टाइम का। C4 प्लांट डे टाइम में कंडक्ट होता है, ये नाइट और डे दोनों में कंडक्ट होता है। C4 प्लांट के लिए में दो प्रकार की सेल होती है, ये एक ही सेल में कंडक्ट होता है। क्लियर? अब क्या होता है इसका मैकेनिज्म देखिएगा, केम प्लांट के बारे में इसका मैकेनिज्म देखिएगा। मैं यहां पर सेल के बारे में बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये नाइट टाइम है, ये बात कर रहे हैं तो नाइट टाइम में इन प्लांट्स के द्वारा CO2 एब्जॉर्ब किया जाता है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा, और क्या डिफरेंस क्या होगा बता दूं। CO2 एब्जॉर्ब किया जाएगा, वही CO2 HCO3 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और पेप के द्वारा इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके द्वारा पेप्टेज के द्वारा। क्लियर? आएगा समझ? अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होगा, ध्यान से सुनिए, मैलेट में कन्वर्ट होगा और ये मैलेट वैक्यूल में यानी कि रिक्तिका में नाइट टाइम में मैलिक एसिड के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? मैलिक एसिड के रूप में संचित रहता है। क्लियर है? नाइट टाइम में CO2 एब्जॉर्ब की जाएगी, पेप के द्वारा ऑक्सैलो एसिटिक में कन्वर्ट होगा, मैलिक का फॉर्मेशन ये मैलिक एसिड के रूप में नाइट में जो है क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। डे टाइम में क्या होगा देखिएगा, डे टाइम में पुनः वैक्यूल से मैलिक एसिड बाहर निकलेगा। क्लियर? और इस मैलिक एसिड के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा? स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, आगे CO2 रिलीज होगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, वही किसके द्वारा? C3 साइकिल के द्वारा। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। आज बात समझ में? ये पाथवे कौन सा हो गया? केम पाथवे हो गया। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे हो गया, जो इस प्रकार के प्लांट में होता है और इन रंध्रों के कारण होता है। डे टाइम में मैलिक एसिड को बाहर निकल रहा है और स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 जो है ग्लूकोज में C3 साइकिल के द्वारा कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है? अरे बात समझ में? C4 में क्या था कि C4 में पायरुवेट वापस पेप में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ नहीं, यहाँ वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी एक डिफरेंस है C3 और केम पाथवे में। क्लियर है? तो ये क्या हो गया अपने पास? केम पाथवे हो गया, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे हो गया। क्लियर है?
अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फोटो। हाँ चलो, अब इसके आगे की बात हम लोग कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे बात सुनो, अब फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा चैप्टर कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन यानी कि 5-6 लेक्चर में जो है प्लांट फिजियो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।